तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर नए वर्ष 2024 के शुभारंभ के साथ में एक नई भर्ती अपडेट एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2024 की अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इस नई भर्ती अपडेट्स को लेकर। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत बेहतरीन नौकरी है, जॉब है, और उन विद्यार्थियों के लिए जो मात्र 10वीं पास है, 12th पास या ग्रेजुएट है। बात करें अगर वैकेंसी की तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, और वो भी मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट बहुत अच्छी है, तो जो विद्यार्थी भारतीय वायुसेना के अगर पार्ट बनना चाहते हैं, उसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। नए वर्ष की शुरुआत है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथी भाइयों को शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी नई नई भर्ती अपडेट्स हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, समय पे मिलती रहे और आप सभी वैकेंसियों से अपडेट रहें। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर कि जैसे कि मैंने बताया, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और आपका जो आवेदन है आने वाले इसी 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और अंतिम डेट आपका 10 फरवरी है। तो यानी आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आने वाले इसी 4-5 दिन के बाद में आपका ओपनिंग हो जाएगा इसका। बात करते हैं इसमें पोस्ट नाम की। अगर टोटल पोस्ट इनमें अलग अलग है, 4 पोस्टें हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसकी टोटल 43 पोस्ट है। और बात करें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी 14 पोस्ट है, यानी कि 14 पोस्ट है। और सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की तो टोटल 2 पोस्ट हैं, और लास्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, तो इसकी टोटल 5 पोस्ट है। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट पे है। अगर इनकी बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो न्यूनतम जो आपका है क्वालिफिकेशन 10th मांगा है, और उसमें पोस्टें भी सबसे ज्यादा इसी में। तो वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको किसी पोस्ट के बारे में या नई वैकेंसी के बारे में कोई आपको संशय ना रहे, और आप इस चीज का पार्ट बनने में कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं अगली। जैसे कि आपकी सबसे पहले इसकी कॉमन चीज की बात करें कि आपको इसमें जो चयन प्रक्रिया है, इसमें कुछ एक चीज कॉमन है चारों पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करें इसका, आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम है। और उसके बाद में आपका सीधा जैसे ही आपका वो क्लियर होता है एग्जाम, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें जो जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विसेज है, इसके लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ा है, फिजिकल। तो आपका जो फिजिकल है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा होने वाला है, बाकी 3 पोस्टों के लिए सेम है। अब बात करें इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम में भी आपका जो सिलेबस है कुछ कॉमन है। जैसे कि आपका जो 4 पोस्ट है, तो पोस्ट वाइज जो है सिलेबस अलग अलग है, यानी कि आपका जो कोर्स जो डिप्लोमे है वो आप पोस्ट वाइज है। तो उसके जो पार्ट 1 में आने वाले हैं क्वेश्चन, और पार्ट 2 में जो है सिलेबस वो सभी का कॉमन है। जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये जो 4 जो सब्जेक्ट है वो पार्ट 2 में आने वाले हैं। इनके जो रेशो है, क्वेश्चन आने के जो रेशो है वो अलग अलग है पोस्ट वाइज, तो उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया की। तो इसके अंदर जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम आयु है 30 वर्ष मांगा है। और जो आपकी जो आयु की गणना है इसी 30 दिसंबर 2023 से काउंट की जाएगी। बात करें अगर छूट की, तो छूट आपको जो जैसे SC/ST कैटेगरी है 5 वर्ष की छूट है, OBC कैटेगरी 3 वर्ष है, या हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई है उनके लिए पेंशन आने के बाद 3 वर्ष की छूट है, वो आपको जो है ऑथराइज है, आपका नोटिफिकेशन में डिटेल से दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो ये थी इनकी जो कॉमन चीजें थी। और इसमें एक कॉमन चीज और है कि जैसे कि आप किसी भी ट्रेड्स के लिए आप दे रहे हो, पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इस भर्ती में बने रहने के लिए न्यूनतम जो पास मार्किंग अंक है वो 50% लाना अनिवार्य है। बात करें अगर SC/ST कैटेगरी को, तो उनको 40% लाना अनिवार्य है। तो ये कॉमन थी। अब बात करते हैं अलग अलग पोस्ट वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की।
तो इनकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसको जो 10वीं जो है उत्तीर्ण अंक के साथ में या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फिर फायर में आपका 10वीं पास यानी 3 साल का नियमित डिप्लोमा होना चाहिए 10वीं पास के साथ में। और अगर ये नहीं है 10वीं पास के साथ में, अगर इनमें से कोई सा भी डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास में केवल और केवल 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए नियमित अध्ययन के साथ में। और अगर आपके पास में इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है जिसमें आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाले हैं, अगर ये अवेलेबल है तो आप जरूर लगाएं। जैसे कि 12वीं कक्षा में अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस अगर कोई सब्जेक्ट रहा हो तो वो उसके लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेटेज दिया हुआ है। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसका भी वेटेज दिया हुआ है। विमानन या नियमित या औद्योगिक संस्था में अगर अग्निशमन सेवा का जो प्रासंगिक अनुभव है आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको पास एक्स्ट्रा वेटेज दिया हुआ है। तो ये 3-4 टॉपिक है, अगर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है तो जरूर लगाएं, इनमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बात करें अगर इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की तो आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल जो है लाइसेंस होना जरूरी है। और इनकेस अगर वो आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस नहीं भी है तो आपके पास में जो है मीडियम मोटर व्हीकल जो है लाइसेंस होना अनिवार्य है, वो भी 30 दिसंबर 2023 से जो है न्यूनतम 1 साल पुराना। अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो फिर आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होना जरूरी है और इसी 30 दिसंबर 2023 से जो न्यूनतम 2 साल पुराना होना चाहिए। और अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है, बी और सी अगर पॉइंट क्लियर हो रहे हैं यानी कि आपके पास में जो लाइसेंस की बात कर रहा हूं, तो आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल के दौरान सिलेक्शन होने के 1 साल के दौरान आपको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस को बनवाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में बात करें अलग अलग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो आपका पार्ट 1 में संबंधित डिप्लोमा जो आप पोस्ट से संबंधित क्वालिफाइड है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50% और 50% आपका पार्ट 2 में जो सिलेबस दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिए हुए उनके है। दोनों के टोटल मार्क्स में आपको न्यूनतम पास मार्किंग के लिए 50% लाना है, वो जो शुरू में ही बता दिया। और अगर SC/ST कैटेगरी में है तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप इस चीज से क्वालिफाई होते हो तो फिर आपको फिजिकल के लिए आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो सबसे पहले फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों में कॉमन चीज है, आपको जो बताता हूं 5 है, जैसे कि 100 मीटर की दौड़ है, रस्सी पर चढ़ना और पोल चढ़ाई, मानव व डमी के साथ में 60 मीटर की दौड़ और वो भी वजन के साथ में, और एक सीढ़ी चढ़ाई। ये 5 ये दोनों में कॉमन है। फर्क है कि मेल कैंडिडेट्स को लिए समय अलग दिया है और फीमेल कैंडिडेट्स में कुछ एक इजाफा दिया है, कम या समय थोड़ा ज्यादा दिया गया है और कुछ एक रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं कि आपको जैसे कि स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि आपको पास मार्किंग लाने के लिए जो मैक्सिमम जो है 100 मीटर की दौड़ के लिए 16 सेकंड दिया है और आपको इससे पहले पहले आना है जो, और जो न्यूनतम समय 12 सेकंड में आते हैं तो पूरे मार्क्स मिलते हैं 20। बाकी आपको बने रहने के लिए 16 सेकंड के अंदर अंदर क्लियर करना जरूरी है। अब सभी पॉइंट्स में डिटेल से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो पॉज करके देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में बात करते हैं आप फीमेल कैंडिडेट्स की। तो इवेंट्स सभी में सेम है, इसका सिर्फ समय का डिफरेंट दिया है कि आपका जैसे 100 मीटर में आपको जो पास मार्किंग होने के लिए 16 की जगह जैसे 19 सेकंड दिए हैं। और अगर बात करें रस्सा चढ़ाई की या पोल चढ़ाई की तो उसमें जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मीटर का था तो इनमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मीटर का किया है। और अगर बात करें वजन के साथ रनिंग की 60 मीटर की तो उनको दिया है 50 kg वजन के साथ मेल कैंडिडेट्स का था, फीमेल कैंडिडेट्स को 30 kg वजन के साथ में। तो ये कुछ एक डिफरेंट था। अब आपको क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम जो शर्त दी हुई है इनमें फिजिकल के लिए तो वो पास मार्किंग लाना अनिवार्य है और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन में या दौड़ में शामिल होंगे। जैसे आपका ओवरऑल टोटल होता है, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सबसे पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं
कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और अगर अनुभव की बात करें तो कम इसमें अंदर 2 साल का जो है प्रारंभिक अनुभव होना चाहिए संबंधित विषय में। और बात करें इसके चयन प्रक्रिया भी, तो मैंने शुरू में ही बताया, जैसे कि आपका नॉर्मल ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षा होगा और दस्तावेज सत्यापन होगा फाइनल में। अगर इसके क्वेश्चन मार्क्स की बात करें तो आपको जो 70% जो मार्क्स है वो आपको संबंधित जो है पद के लिए निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 70%, और जो पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से आपको 30% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपका 100% का है, और उसमें से कंडीशन ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको 50% लाना अनिवार्य है। अब इससे अगले पोस्ट की बात करते हैं कि सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, यानी कि वरिष्ठ सहायक प्रचालन। तो इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें लाइट जो मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस सहित आपको प्रबंधन में डिप्लोमा या सहित आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर अनुभव की बात करें तो संबंधित विषय में 2 साल का जो है प्रारंभिक अनुभव की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अनुभव चाहिए। अगर चयन प्रक्रिया सेम ही है जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑनलाइन आपका एग्जाम और आपका जो है सत्यापन डॉक्यूमेंट का। और आपके जो एग्जाम जो आएंगे क्वेश्चन वो 50-50% का मार्जिन है, यानी कि संबंधित जो कोर्स या डिप्लोमा से संबंधित आपका 50% अंक का क्वेश्चन आएंगे और 50% आपका दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार पार्ट 2 में जो दिए। अब बात करते हैं अंतिम सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, यानी कि वरिष्ठ सहायक लेखक की है। आपका अगर योग्यता की बात करें तो आपको बीकॉम में स्नातक सहित आपका एमए और ऑफिस में कंप्यूटर का एमएस ऑफिस में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और अनुभव से संबंधित बात करें तो आपको संबंधित विषय में 2 साल का प्रारंभिक अनुभव की आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया सेम होने वाली है। और बात करें अगर पाठ्यक्रम की कि इसमें पद से संबंधित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में संबंधित विषय में से तो 70% क्वेश्चन आने वाले हैं और बचे 30% वो आपके आने वाले हैं बचे हुए पार्ट 2 के दिए हुए सब्जेक्ट से। तो टोटल कंडीशन सेम ही, आपको पास मार्किंग बने रहने के लिए 50% लाना जरूरी है। और इसके अलावा आपको अदर जैसे कि SC/ST कैटेगरी को 40% लाना जरूरी है। अगर आप इन सभी कंडीशनों को क्लियर कर पाते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल पास मार्किंग हो पाता है, उसके बाद में आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। प्रक्रिया बहुत लंबी है नहीं है, ये आपको अभी मैंने क्लास इतना लंबा लिया इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी समय भी पर्याप्त है। आपके पास में नए साल की शुभारंभ हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका नया साल एक नए जॉब के साथ शुरुआत हो और अच्छे जो जीवन की शुरुआत करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट्स को लेकर और नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।